नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारतीय सैन्य ठिकाने पर हमले की पाकिस्तान की कोशिश नाकाम। विदेश मंत्रालय ने कहा भारतीय वायुसेना ने एक पाकिस्तानी विमान को मार गिराया। कार्रवाई में एक MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त, एक पायलट लापता। पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त सईद हैदर शाह को तलब कर जताया कड़ा विरोध। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में की उच्च स्तरीय बैठक। सुरक्षा को चाक चौबंद करने के दिए गए निर्देश। शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकी ढेर। भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद साझा बयान में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा। आतंकवाद को शह और समर्थन देने वालों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक दंडित करने के हों प्रयास। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक रणनीति और सहयोग को बताया जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए युवाओं के योगदान को बताया जरूरी। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को किया संबोधित। संसद में कामकाज की उत्पादकता बढ़ाने पर दिया जोर। युवा हर चुनौती से निपटने में सक्षम। और कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों की दिल्ली में हुई साझा बैठक। सभी नेताओं ने की बालाकोट में भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक की तारीफ। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में सेना के साथ एकजुटता का दोहराया संकल्प। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारतीय वायुसेना की ओर से बालाकोट में घुसकर जैश के ठिकानों को खत्म करने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने आज भारत के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया। एयर वाइस मार्शल RG कपूर की मौजूदगी में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के विमानों ने हमारे सैन्य संस्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की कोशिश को असफल करते हुए उसके एक विमान को मार गिराया है। इस दौरान हमारा एक MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक पायलट लापता है। पाकिस्तान का दावा है कि पायलट उनके कब्जे में है। इस दावे की जांच की जा रही है। India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब किया है और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश पर
अपना कड़ा प्रतिरोध जताया। पाकिस्तान के विमानों ने आज सुबह जम्मू कश्मीर में भारतीय वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया था, जबकि जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी विमान भाग निकले। उधर इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान ने भारतीय कार्यवाहक हाई कमिश्नर गौरव अहलुवालिया को तलब किया। और आइए रुक कर लेते हैं न्यूज़ रूम का, जहां मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले अखिलेश, ये जानना चाहेंगे कि आज जो सबसे पहले ब्रीफिंग दी गई है, सुबह हमला करने की जो कोशिश की पाकिस्तान ने, क्या कुछ अहम बातें बताई गई हैं? देखिए, जो सुबह से चल रही है ये बात कि पाकिस्तान ने हमारे वायु सीमा का उल्लंघन किया। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने उल्लंघन नहीं किया, लेकिन जो हमारी तरफ से सूचना मिली, जो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने बताया, उसके मुताबिक उन्होंने उल्लंघन किया और उसके बाद उसको चेज करते हुए हमारे वायुसेना के विमान गए। एक विमान को गिरा दिया गया और उसमें हमारे एक विमान भी क्षतिग्रस्त हुआ, नष्ट हो गया। हमारा एक पायलट उनके कब्जे में है, यह इस बात की पुष्टि हो गई है। और विदेश मंत्रालय ने इसके बाद उनको कहा है कि उस पायलट को अविलंब रिहा किया जाए। और विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जेनेवा जो कन्वेंशन है, जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक उस पायलट के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होनी चाहिए, उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए और उसकी ठिकाने वो कहाँ है, किस हालत में है, ये सारी बातों की जानकारी भारत को दी जानी चाहिए। तो इस मामले में कहें अभिलाषा की जो वो दुर्घटना हुई, भारत के विमान की दुर्घटना हुई, उसकी जानकारी तो हमें मिल गई है, लेकिन वो जो पायलट है उस पायलट से अभी तक सीधा कोई संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन उन्होंने जो चित्र दिखाया है और उसके अलावा जो उसके बाद पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया गया, उप उच्चायुक्त को, और उप उच्चायुक्त को तलब करके उस बारे में पूरी जानकारी मांगी गई। और उसके बाद कुछ और भी बातें हुई, इसके बारे में मैं बता रहा हूं कि एक डोजियर उनको सौंपा गया। पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को एक डोजियर सौंपा गया, जिस बात को इमरान खान पुलवामा हमले के बाद लगातार बोल रहे थे कि हमें आप बताइए क्या इंटेलिजेंस है, क्या प्रमाण है। तो आज उन सारे प्रमाणों के साथ एक डोजियर पाकिस्तान को सौंपा गया है पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त के माध्यम से, और उस डोजियर में पुलवामा हमले में शामिल सारे डिटेल्स उनको दिए गए हैं। वो सारे डिटेल्स जिसकी पाकिस्तान को अपेक्षा थी कि भारत वो डिटेल्स देगा और इसके आधार पे पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अपने यहाँ जो उनके यहाँ जो आतंकवादी अड्डे हैं और जो आतंकवादी सरगना उसमें शामिल हैं, उन सारे के बारे में उन्हें डिटेल दिया गया है। तो यह अब पाकिस्तान सरकार पर निर्भर करता है कि किस तरीके से वो कार्रवाई करते हैं। भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि हमें प्रमाण सहित वेरीफिएबल एक्शन चाहिए और तुरंत कार्रवाई करें आप उन सारे लोगों के खिलाफ जिन्होंने पुलवामा हमले की साजिश की, जो पुलवामा हमले में शामिल थे। तो एक डोजियर आज पाकिस्तान को सौंप दिया गया है। उसके अलावा दूसरी बात यह, जो उच्चायुक्त को सम्मन किया गया, उच्चायुक्त को यह बताया गया कि आपके कब्जे में जो भारत के जो पायलट हैं, उन पायलट को आप रिहा कीजिए, आप हमें सौंपिए, उनकी सुरक्षा की गारंटी कीजिए। और तीसरी बात जो कही गई कि जो हमने भारत ने जो नॉन मिलिट्री टारगेट किया था, जो जैश का ठिकाना था, जैश के ठिकाने पर हमला करके उनके अड्डे को नष्ट किया था, जो आतंकवादी अड्डा था। लेकिन उसके विपरीत आपने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करने की कोशिश की। यह एक तरीके से कहें कि युद्ध की तरह की कार्रवाई है, उकसाने वाली कार्रवाई है। और उनको साफ साफ कहा गया कि भारत इस बात का अधिकार रखता है कि अपने सॉवरेनिटी, अपनी सुरक्षा की हिफाजत करने के लिए वो कोई भी कार्रवाई करे। और मैं बताऊं आपको कि अभिलाषा की इसके बाद अभी प्रधानमंत्री के कार्यालय में, अभी प्रधानमंत्री के जो आवासीय कार्यालय है, उस आवासीय कार्यालय पे भारतीय सेना के अधिकारी और खुद भारतीय थल सेनाध्यक्ष वहां मौजूद है। वहां अभी बातचीत चल रही है। वहां इस बात की पुख्ता जानकारी प्राप्त की जा रही है कि क्या क्या पाकिस्तान की और योजना हो सकती है भारत को डिस्टर्ब करने की, और किस तरह की एहतियाती कार्रवाई की जा सकती है ताकि आगे पाकिस्तान कोई गुस्ताखी ना कर सके। बिल्कुल अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और बहुत अहम बात आपने बताई कि पुष्टि हो गई है कि हमारा पायलट उनके कब्जे में है और इसके लिए उच्चायुक्तों को तलब किया गया है और बात की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें हमें सौंपा जाए और सुरक्षित सौंपा जाए। शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी हमें देने के लिए। आज के जो अहम घटनाक्रम रहे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो बयान सामने आए उसके बारे में बताने के लिए।
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सुरक्षा की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में सुरक्षा और खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारी जुटे। इस दौरान पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर भारत के हवाई हमले के बाद हुए नए घटनाक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को ताजा घटनाक्रमों की जानकारी देते हुए भारत पाकिस्तान के बीच हवाई झड़प के बारे में भी बताया। इस घटना के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान को आज मार गिराया, जबकि भारतीय वायुसेना को भी अपना एक MiG-21 गंवाना पड़ा है और इस वजह से इस कार्रवाई के दौरान मिग के पायलट जो लापता बताए जा रहे थे, अब पुष्टि हो गई है कि वो पाकिस्तान के कब्जे में है। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भी एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और गृह सचिव के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान देश में सुरक्षा स्थिति और सभी संवेदनशील स्थानों पर शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई। गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवानों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है, ताकि सीमा पार से होने वाली किसी भी नापाक हरकत को नाकाम किया जा सके। BSF के जवान भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी जारी रखे हुए हैं। इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश आत्मविश्वास से भरा है। आज के हालात में सब कुछ मुमकिन है। जब अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर ओसामा को मार सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जिस प्रकार की चीजें हम लोग देखते हैं, मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। वहीं भारत, चीन और रूस ने आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत बताई है। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी बयान में आतंकी गुटों को मदद नहीं देने और उनका राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल न करने की बात कही गई है। तीनों देशों ने कहा कि आतंकी गतिविधियों का समर्थन और सहायता देने वालों को दोषी मानकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की चीन में हुई बैठक में पुलवामा हमले, भारत की जवाबी कार्रवाई और आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंकी संगठनों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की कार्रवाई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि एंटी टेरर ऑपरेशन था। Following the Pulwama terrorist attack, instead of taking seriously the calls by international community to act against Jaish-e-Mohammed and other terror groups based in Pakistan, Pakistan denied any knowledge of the attack and outrightly dismissed claims by Jaish-e-Mohammed. In the light of continuing refusal of Pakistan to acknowledge and act against terror groups on its territory, and based on credible information that Jaish-e-Mohammed was planning other attacks in its various parts of India, Government of India decided to take preemptive action. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान जारी कर हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को पूरी तरह से लागू किया जाए। टेररिज्म इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, इसलिए केवल इन 3 देशों की रणनीति से नहीं चलेगा। हमें वैश्विक रणनीति की जरूरत है, एक ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। हमने एक तरफ UN लेड ग्लोबल काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म को स्थापित करने की बात की और दूसरी तरफ भारत द्वारा प्रस्तावित CCIT कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को अंतिम रूप देकर अपनाने की भी बात की।
इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक में पुलवामा आतंकी हमले के बाद के हालात पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा हमले को पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया। भारत की ओर से की गई कार्रवाई आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता का सबूत है। भारत और चीन ने आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए रणनीतिक बातचीत के रास्ते को अहम बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये थी हमारी पहली खबर। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को शोपियां जिले के मीमनदान इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मकान में छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मारे गए दोनों आतंकवादी प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य थे और मौके से हथियार और अन्य सामग्रियां बरामद कर ली गई हैं। मारे गए आतंकियों की पहचान भी की जा चुकी है। इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ी तल्खी की वजह से घाटी के सीमाई इलाकों में काफी तनाव बना हुआ है और आतंकियों की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना के जवान हाई अलर्ट पर हैं। 2 terrorists were killed, and these 2 terrorists belong to proscribed terrorist organization Jaish-e-Mohammed. Arms and ammunition have been recovered. From the incriminating materials that we have recovered, it is ascertained that 1 terrorist belonged to Pakistan, is a Pakistani national, and the other one is from the local area, and police has now started the investigation on the basis of the materials that we have taken in our custody. Any collateral damage outside? During the operation, there is no collateral damage. The forces have safely de-inducted, and police has now started the investigation of the case. विपक्षी दलों ने पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद की कड़ी निंदा की है और पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली में आज विपक्ष के 21 राजनीतिक दलों की बैठक के बाद साझा बयान जारी किया गया और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में सेना के साथ एकजुटता जताई गई। इसमें पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को खत्म करने वाले भारतीय वायुसेना के साहस और बहादुरी की तारीफ की गई। विपक्षी दलों ने पाकिस्तान के दुस्साहस की निंदा की और लापता पायलट की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई। विपक्षी नेताओं ने सरकार से देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सभी दलों को भरोसे में लेने की अपील की है। Meeting of leaders of 21 political parties condemned the dastardly Pulwama terror attack by Pakistan-sponsored terrorists of Jaish-e-Mohammed on 14th February 2019. The meeting paid homage to our martyrs and expressed solidarity with our armed forces in crushing the menace of terrorism. The meeting lauded the action taken by the Indian Air Force against the terrorist camp on 26 February 2019 and praised our armed forces for their valor and their bravery. सरकार ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने और सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरण मुहैया कराने के लिए 2700 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 3 कैडेट प्रशिक्षण पोत खरीदे जाएंगे, जो महिला अधिकारियों समेत कैडेट अधिकारियों को समुद्र में प्राथमिक प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये पोत अस्पताल सेवा, मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के साथ साथ खोज और बचाव मिशन और आपदा के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में सक्षम होंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में आज कई युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अपने विचारों को साझा करने का मौका मिला। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से समाज की प्रगति के लिए बेहतर संवाद कौशल विकसित करने के लिए कहा और साथ ही युवा दरअसल नए विचारों के परिपूर्ण होते हैं, इस बात पर जोर दिया, जिससे वो और भी ज्यादा कारगर ढंग से नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को नए भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। बुधवार को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।
उन्होंने कहा कि आज का युवा मल्टीटास्किंग के लिए पहले से तैयार है और कई काम एक साथ करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा संसद महोत्सव नए भारत की छवि का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने युवाओं से न्यू इंडिया के विजन से जुड़ने के लिए कहा। ये ऐसा मंच है जो आप सभी की रॉ एनर्जी को एक शेप देगा, एक दिशा देगा। यहां से जो आइडियाज, जो सीख आप लेकर जाएंगे, उनसे ही कुछ नया सृजित होगा जो नए भारत की आत्मा, नए भारत के नए संस्कारों का निर्माण करेगा। साथियों, पार्लियामेंट जितना प्रोडक्टिव होगा, देश उतना प्रोग्रेसिव होगा। पहला पुरस्कार नागपुर की श्वेता उमरे को दिया गया, जबकि दूसरा पुरस्कार बेंगलुरु की अंजनाक्षी और तीसरा पुरस्कार पटना की ममता कुमार ने प्राप्त किया। इस मौके पर संसद के दोनों सदनों के कामकाज का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने लोकसभा के कामकाज की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 16वीं लोकसभा में कामकाज की उत्पादकता 85% रही, जो 15वीं लोकसभा के कामकाज के मुकाबले 20% ज्यादा है। इस दौरान लोकसभा से 205 विधेयक पारित किए गए, जबकि राज्यसभा में बीते सत्र में सिर्फ 8% ही काम हुआ। हालांकि उन्होंने उस पूरे प्रदर्शन को लेकर असंतोष जाहिर किया। एवरेज प्रोडक्टिविटी 85%, करीब करीब 205 बिल पास किए गए, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। अगर मोदी है तो फिर 20 से नहीं चलता है, 200 होना चाहिए। आपके राज्य से जो राज्यसभा में गए हैं उनको बुलाइए, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाइए, फिर उनको रिक्वेस्ट कीजिए, थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फिर पूछिए क्या किया, जवाब मांगिए। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर खेलो इंडिया ऐप भी लॉन्च किया, जो इससे संबंधित जरूरी जानकारियां प्रदान करेगा। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसी साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की शुरुआत की थी, जिसके तहत 18 से 25 वर्ष की उम्र के युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों के साथ जुड़ने और आम आदमी के विचार समझने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखा गया है। महोत्सव का आयोजन संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से खेल मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। उन्होंने बालाकोट में आतंकी शिविरों पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई की सराहना भी की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जंग में एकजुट होना चाहिए। चलते चलते छोड़े जाते हैं आपको इसी रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। ये बात उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को इंडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित कौटिल्य फेलोशिप कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि हमारी प्रगति की राह में बाधा डालने वाली विघटनकारी प्रकृतियों और शक्तियों के बारे में भारत को पूरी जानकारी है और ऐसी ताकतों को हराने के लिए भारत संकल्पबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब आतंकवाद का मूक दर्शक नहीं रहेगा। We are also fully aware of the disruptive, destructive tendencies and forces that tend to derail our progress. We are committed to combat these forces and has been fortunate to receive incredible, spontaneous support from number of countries. We cannot be passive witness to terrorism and the rising tide of senseless violence. Terror is a menace to the humanity. आतंकवाद की चुनौती पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस बुराई के खिलाफ लड़ाई में सभी देश एक साथ आएं। उन्होंने वैश्विक समुदाय से भारत की ओर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते को अपनाने की गुजारिश भी की। We would like many more countries, in fact all the countries, to join hands in this concerted fight against terror. The comprehensive convention on international terrorism proposed by India is still pending before the United Nations. Since 1996, we should put in place an effective international mandate against terrorism, and we should see to it that the source of funding is stopped to such countries and they are named and shamed and exposed. उपराष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाने में भारत के प्रयासों का जिक्र किया और सरकार की तरफ से शुरू की गई जनधन और मुद्रा जैसी योजनाओं को लोगों के लिए लाभकारी बताया।
उपराष्ट्रपति ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों और सौर गठबंधन पर भारत की पहल की चर्चा भी की। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने प्रतिभागियों के सवालों के जवाब भी दिए। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।